जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो मॉडल सेट कर रहे थे तो 1 से 18 तक क्वेश्चन हम लोग किए थे। आज हम लोग 18 से 40 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छा से समझना है, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन को देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना किए थे? 18 कर चुके थे। 19 से स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है 19 क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रोटेशन एनालॉग ऑफ, ठीक है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे क्वेश्चन को, ठीक है, कि जो टॉर्क का काम है रोटेशन में वो किस तरह से करता है। तो आपको बता दें, आप वर्क डन का फॉर्मूला याद कीजिए। वर्क डन का अगर लीनियर मोशन का बात करेंगे हम लोग तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों एफ एस कॉस थीटा। ये होता है लीनियर मोशन के लिए। अगर इस तरह से कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रही है, एम मास का मोशन हो रहा है ना, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में अगर कोई जा रही है तो ये लगा देंगे फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। लेकिन आपको बता दें, जब कोई बॉडी रोटेट करता है, कोई गेट हो गया, दरवाजा बोल सकते हैं, इस तरह से जब रोटेट करता है ना, या कोई मास का पार्टिकल है वो ऐसे रोटेट कर रहा है गोल गोल, ठीक है। या तो ऐसे कोई छड़ी है, एक ऐसे छड़ी है, ठीक है, इस तरह की एक छड़ी है और ये इस तरह से घूम रही है, ऐसे नीचे इधर और ये उधर ऐसे ऐसे घूम रही है, इस तरह से घूम रही है। तो यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए हम लोग टॉर्क डी थीटा या थीटा बोल सकते हैं हम लोग, है ना, टॉर्क थीटा कॉस थीटा यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं। तो आप देखिए टॉर्क का काम किसके जैसा है? फोर्स के जैसा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर फोर्स हो जाएगा। बात आए समझ में? बी आ गया आंसर। क्योंकि लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, रोटेशन मोशन में वही काम कौन करता है? टॉर्क करता है। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले पढ़िए, ठीक है, आराम से बैठ के पढ़िए, है ना। कॉपी कलम निकाल लीजिए पहले सामने में, उसके बाद पढ़िए, है ना। जैसा तैसा नहीं कि जो जहां मन में वहीं से वीडियो स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं। आराम से बैठ लीजिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए, कॉपी कलम साथ में रखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स जीरो एट, कि जी का वैल्यू कहाँ जीरो होता है। तो आपको बता दें, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये अगर अर्थ है तो ये कहलाता है पोल, ये कहलाता है इक्वेटर। बात आ रही समझ में? तो पोल पे जी का वैल्यू जो होता है बाबू वो होता है ज्यादा और इक्वेटर पे होता है कम। पहला बात ये याद रखिएगा। दूसरा बात, अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं आप ऊपर तो जी का वैल्यू घटता है, ठीक है। अर्थ के सरफेस से नीचे जाइएगा तो भी जी का वैल्यू घटेगा, और अर्थ के जब सेंटर पे चले जाइएगा, कहां पे चले जाइएगा? अर्थ के सेंटर पे, यहां पे, तो जी का वैल्यू हो जाता है जीरो। इस केस में जी का वैल्यू जीरो हो जाता है। क्लियर है आपको? ठीक है। तो यहां देखिए क्या लिख रहा है कि द डेप्थ इक्वल टू हाफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, मतलब डायमीटर के आधा जब डेप्थ में जाएंगे तहां जीरो होगा। तो ये बात सही बोल रहा है। ये हुआ डायमीटर, यहां से यहां तक का दूरी जो होता है वो डायमीटर कहलाता है। तो डायमीटर से आधा मतलब त्रिज्या हो गया, मतलब यहां से यहां रेडियस, जितना इसका रेडियस है उतना अगर गहराई में जाते हैं हम लोग तो जी का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। ये कहना है इस ऑप्शन का। तो मतलब ये भी क्या है, यहाँ यही ऑप्शन जो है वो सही होगा। बात आ रही समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये रहा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। लिख रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होता है। तो देखिए पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानना है आपको कि आखिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए अगर दो मास है ना, एक m1 है और एक m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो यहाँ पे जब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो ये आता है माइनस जी m1 m2 बाय r, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, जी m1 m2 बाय r, माइनस के साथ में
एक बात बताइए, ये मैक्सिमम कब होगा? क्या -10 होगा तब होगा, -20 होगा तब होगा, -30 होगा तब होगा, या -40 होगा तब होगा? ये तो और कम होते जा रहा है। -10, -20, -30, -40 तो और कम हो रहा है। हमको चाहिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? -10 के जगह अगर -5 हो जाएगा तो बेहतर है, -2 हो जाएगा तो और बेहतर है, थोड़ा ज्यादा होगा, -1 हो जाएगा तो और बेहतर है, और ज्यादा हो गया। ठीक है, ये ज्यादा हो रहा है। और -0.5 लेंगे तो चलो अगर और ज्यादा हुआ, लेकिन अगर ये 0 हो जाता है तो ये सभी वैल्यू से ये वैल्यू ज्यादा है। ये जितना लिए हम लोग -10, -20, -30, -40, -10, -5, ये जितना लिए सबसे ज्यादा कौन है? 0। तो अगर 0 हो जाता है तो समझेंगे कि ये सबका क्या है? मैक्सिमम है। अब आप बताइए ये इक्वेशन में 0 रिजल्ट कब आएगा? जी तो 0 हो नहीं सकता, ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 और m2 को अगर हम 0 कर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई बोल देगा m1 का वैल्यू 0 ले लो, तो यार फिर फॉर्मूला कहां से आया? फॉर्मूला में पुट क्या करेंगे हम लोग? m1 और m2 को तो मास रखना पड़ेगा हमको, जी भी रखना पड़ेगा, वो तो कांस्टेंट है। तो जो भी छेड़खानी करना है हमको किसके साथ करना है? आर के साथ करना है। तो आर क्या करें कि रिजल्ट 0 हो जाए? ये होगा इन्फिनिटी। आर को अगर हम इस m1 को बढ़ा दे, बोले निकल लो यहां से, तुम m2 को बोले निकल लो, ठीक है, और इसको ही बोले तुम भी निकल लो, तो जैसे ये इन्फिनिटी होगा, आर का वैल्यू जैसे इन्फिनिटी होगा, समथिंग बाय इन्फिनिटी इक्वल टू रिजल्ट क्या होता है? 0। इसका मतलब आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। बोलो, बात आई समझ में? पूरा तरह से हम समझाए हैं, अच्छा से समझाए हैं। ध्यान से अगर सुनिएगा, सुने होंगे तो ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से सुन लीजिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समझ में आएगा, गारंटी लेते हैं, ठीक है। आप समझना चाहिएगा तभी समझ में आएगा, है ना। बिना मतलब के लड़का को नहीं समझ में आता है कि उसको ठान के बैठा हुआ हमको समझने नहीं है, तो फिर कैसे समझाएंगे यार उसको हम, ठीक है। अगर तुम ये सोच के बैठा है कि नहीं हम समझेंगे, अगर बस इतना नियत है तुम्हारा कि हमको समझना है, तो फिर पक्का तुमको समझ में आएगा क्वेश्चन। सारा सॉल्यूशन समझाएंगे आपको, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझ में आएगा। आप ध्यान से देखिए, खाली सारा का आंसर समझाएंगे हम आपको, टेंशन ना लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। कहने का मतलब है कि जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है वो किसके इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो उस बात को समझने के लिए पहले हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद करना होगा, समझना होगा कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका अर्थ हो गया, चलिए ये अर्थ हो गया, ठीक है। अब ये अगर अर्थ है तो ये अर्थ का मास ले लेते हैं m, और ये हो गया आपका सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर घूम रही है, ये हम लोग ले लेते हैं सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट ये हो गया, ये हो गया अर्थ का मास। अब यहां से यहां तक के दूरी को हम लोग स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है। अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट के सेंटर तक का दूरी क्या मान लिए? r। अब देखिए अगर ये घूमेगा तो v वेलोसिटी से घूमेगा, नो डाउट, और हमको चाहिए टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा वेलोसिटी या स्पीड, जो बोलो, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस क्या, एक चक्कर अगर सैटेलाइट लगाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा? 2πr, और स्पीड क्या मान के चले हैं? v मान के चलिए, ठीक है। अब सोचिए अगर ये v का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो v कैसे निकालेंगे? एक बात बताइए, कोई भी सैटेलाइट अगर घूम रही है अर्थ के चारों ओर, कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों ओर घूम रही है तो उसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्लैनेट, ये सैटेलाइट और ये जो आपका अर्थ है, इसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसी के वजह से ये घूम रही है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ जो लग रहा है वो किस फोर्स की तरह काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। आपको पता होगा कि अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। वो बात अलग है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स वही फोर्स होता है जो वहां पहले से लग रहा है। आप देखिए यहाँ मास है, यहाँ मास है, बीच के दूरी जो है रेडियस है, यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है।
ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब एम ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जी मास ऑफ सैटेलाइट और मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। अब बताइए मास ऑफ सैटेलाइट और मास ऑफ सैटेलाइट तो कट गया, तो v इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से अगर निकालेंगे तो निकलेगा v स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा g मास ऑफ अर्थ, ठीक है, डिवाइड बाय, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ एक r है, यहाँ दो r है, तो एक r ये भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा r, ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू आ गया g एम ई बाय r। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि g एम ई बाय r का अंडर रूट, किसका वैल्यू निकल जाएगा, v का, ये किसका वैल्यू आ जाएगा, v का, तो ये v का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 2 पाई r डिवाइड बाय अंडर रूट क्या हो जाएगा, g एम ई बटा r। अब बस देखो, इसको और भी अरेंज किया जा सकता है नो डाउट, लेकिन हम पहुंच गए जहां हमको पहुंचना था, वो पहुंच गए। बताइए इसमें कहीं पर भी मास ऑफ सैटेलाइट दिख रहा है, कहीं पर भी फॉर्मूला में मास ऑफ सैटेलाइट हमको आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मास ऑफ अर्थ दिख रहा है, जिस प्लैनेट के चारों ओर घूमेगा सैटेलाइट उसके मास पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन मास ऑफ सैटेलाइट यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। यही ये देखिए क्वेश्चन, ये जो है इस क्वेश्चन में आपको ए ऑप्शन को पढ़िए, ठीक है, ए ऑप्शन में क्या लिखा है, द मास ऑफ सैटेलाइट, कहने का मतलब कि जो टाइम पीरियड होता है किसी भी सैटेलाइट का, अर्थ सैटेलाइट का, है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ सैटेलाइट, है ना। ये हम लोग कैसे टिक लगा दिए, क्योंकि जब हम लोग फॉर्मूला लाएं तो देखें यहाँ मास ऑफ सैटेलाइट आया ही नहीं, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो आपका आंसर ए है यहाँ पे, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम या इस क्वेश्चन को हम वैसे भी बता सकते थे कि देखो ये होता है फॉर्मूला डायरेक्ट, यहाँ पे मास ऑफ सैटेलाइट है नहीं, लेकिन फील नहीं होता, आपको फील कराने के लिए पूरा हम डेरिवेशन आपके सामने किए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, ये रहा आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका क्वेश्चन, वो इलास्टिसिटी से है। देखिए क्या लिख रहा है कि द इलास्टिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम का कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है, तो अगर आप याद किए होंगे तो ठीक है, आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दें कि ये आया कैसे। देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। रिलैक्स होके बैठ लो, लंबा वीडियो है, रिलैक्स होकर बैठ लो, ठीक है। चलिए तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हमको पता है ना कैसे बैठ के लोग पढ़ते हैं यूट्यूब से, तो वो पता है, इसलिए आराम से बैठ लो, टेबल पे बैठ लो, कलम कॉपी ले लो, ठीक है। ये ओरिजिनल फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपका ओरिजिनल हो गया, किसका, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, ये वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये फार्मूला है, ये ओरिजिनल फार्मूला। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे यार स्ट्रेन तो है नहीं, अरे आप यहाँ स्ट्रेन लाए हुए हैं फार्मूला में, तो ये तो आएगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, स्ट्रेन को मूव करेंगे, यहाँ से बोलेंगे निकल लो तुम्हारा कोई यहाँ जरूरत नहीं है, तो ये कैसे निकलेगा, आप याद कीजिए, अंश मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, तो देखो अब यहाँ से स्ट्रेन अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, तो स्ट्रेन इधर लिखेंगे, स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस बटा अंश मॉडुलस हो गया, तो जहां पर स्ट्रेन है वहां लिखेंगे स्ट्रेस बटा अंश मॉडुलस, तो हो जाएगा 1/2 गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेस बाय अंश मॉडुलस, तो स्ट्रेस क्या हो गया, स्ट्रेस स्क्वायर हो गया, तो 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइड बाय अंश मॉडुलस, ठीक है। तो आंसर कौन हो गया आपका, बी। देखिए 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइड बाय अंश मॉडुलस, कोई दिक्कत इसमें, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बात आ गया समझ में, है ना, ऐसा तो नहीं है कि कम समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत आराम से समझा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है।
ये पॉइंट जो है अभी देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो पॉइंट आप याद रखिएगा। थोड़ा सा हम समझा सकते हैं इसको अभी, क्या है कि ये ग्राफ में समझाना पड़ेगा ढंग से, ठीक है। टेंजाइल स्ट्रेंथ होता है, जैसे ग्राफ जब बनता है इलास्टिक का, जब ग्राफ बनाइएगा इस तरह से, ये जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ठीक है। ये ग्राफ होता है लमसम इस तरह से। ये क्या ग्राफ है वो आपको हम समझा रहे हैं, आप टेंशन ना लीजिए। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का ये ग्राफ होता है। होता क्या है कि जब किसी भी इलास्टिक मटेरियल को, कोई भी इलास्टिक मटेरियल जैसे रबर को जब आप खींचिएगा तो एक समय है कि खींचिएगा छोड़िएगा तो आ जाएगा पास में, और खींचिएगा छोड़िएगा तो पास आ जाएगा। मतलब एक लिमिट के बाद अगर आप खींचते चले गए, ठीक है, तो फिर वहां से रिटर्न वो नहीं आता है। बात आ रही समझ, मतलब ब्रेक कर गया है, जो मोलिक्यूल्स का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर गया है। तो जिस पॉइंट पे वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है, वही पॉइंट का नाम पूछ रहा है, उसको कहते हैं हम लोग टेंजाइल स्ट्रेस। जैसे इस पॉइंट से, इस पॉइंट के बाद ये रिटर्न नहीं आएगा, ये आपका आगे बढ़ गया। आप देखे होंगे प्लास्टिक वगैरह में जो होता है, कभी कभी प्लास्टिक को अगर खींचिएगा, खींचते जाइएगा तो एक समय में कि थोड़ा सा आ जाएगा पास आ जाएगा, लेकिन अगर आप ज्यादा खींच दिए हैं तो फिर वो पास नहीं आएगा, ठीक है। स्प्रिंग में भी देखिए, स्प्रिंग को खींच रहे हैं, ठीक है, आ रहा है, खींच रहे हैं, आ रहा है, खींचा, लेकिन पूरे ऐसा खींच दिए डैमेज कर दिए उसको, ठीक है। आप रॉड में देखिए, ऐसे एक रॉड है, इसको मोड़े आ गया, साला इतना मोड़ दिए उसको हम, है ना, कि डैमेज हो गया, ठीक है। उसके बाद वो नहीं आएगा, अगर ऐसे मोड़िएगा तो टूट जाएगा। हम लोग तार वगैरह भी उसी तरह तोड़ते हैं, ऐसे करके तोड़ते हैं। तो ये टेंजाइल स्ट्रेन से ज्यादा ले आते हैं। टेंजाइल स्ट्रेन के बाद अगर चला गया मटेरियल तो वहां से रिटर्न नहीं आता है, ठीक है। तो यही पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है क्या, टेंजाइल स्ट्रेन। ये सी यही पूछ रहा था कि ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना फॉर अ वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है वो, टेंजाइल स्ट्रेंथ। क्लियर है सबको। चलिए, बाकी ये ग्राफ से आपको बहुत अच्छा से समझना होगा, बहुत सारा पॉइंट इसमें होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 को देखेंगे हम लोग। 25 आ गया ये, द विस्कोसिटी ऑफ। देखिए विस्कोसिटी का कहानी जो है वो थोड़ा सा आपको समझना होगा। ये रहा विस्कोसिटी, आपको पता होना चाहिए विस्कोसिटी रियलिटी में है क्या। देखिए विस्कोसिटी है किसी भी मटेरियल के बीच लगने वाला फ्रिक्शन, ठीक है। वो फ्रिक्शन जो मटेरियल के बीच में लगता है, लेयर के बीच में लगता है। जैसे मान लिया जाए हाथ में पानी गिराएंगे, अभी एक गिलास में पानी लाए गिराएं, तो कुछ पानी जो है इसमें टच हो जाएगा, मतलब कि रुक जाएगा, कुछ पानी यहाँ रुक जाएगा। तेल गिराएंगे, अगर हाथ पे तेल गिराते हैं हम लोग, तो तेल का मटेरियल जो तेल है, जो भी ऑयल बोल सकते हैं हम लोग, वो ज्यादा रुकेगा। इसका मतलब कि वाटर से ज्यादा विस्कोसिटी कौन होता है, विस्कोसिटी का गुण किस में होता है, ऑयल में होता है, तेल में होता है। अगर उसी के जगह पे हम लोग हनी गिरा दिए, मधु गिराएंगे, तो उसमें और ज्यादा विस्कोसिटी का गुण पाया जाता है, क्योंकि और वो ज्यादा इसमें लग जाएगा हाथ में। उसके जगह पे टूथपेस्ट गिरा दिए, जो ब्रश वगैरह हम लोग करते हैं, यूज करते हैं, वहां वो गिरा दिए तो और ज्यादा रुक जाएगा, वो तो सला नीचे ही नहीं आएगा। बात आ रही समझ में। तो ये जो गुण पाया जाता है मटेरियल में, इसी को कहते हैं विस्कोसिटी। अब इसके बारे में सवाल पूछा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, है ना, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो उसको समझेंगे। क्योंकि यहाँ दो मटेरियल का दो अवस्था के बारे में पूछ रहा है, एक तो गैस के बारे में कि गैस के साथ क्या होगा, और एक पूछ रहा है कि लिक्विड में क्या होगा। तो आपको बता दें क्या, आप रूम में ना प्रैक्टिकल कर लो, कढ़ाई में तेल डालो और कढ़ाई को ऐसे ऐसे करके देखो, थोड़ा सा स्लो मूव करेगा, उसका जो मोशन होगा वो स्लो होगा, क्योंकि लगते हुए जाएगा, इधर भी लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा। लेकिन अगर इसी को, ऑयल को अगर आप गर्म कर दिए हैं, अगर ऑयल को क्या किए, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए, है ना, ये लिक्विड है हमारा, ये क्या है लिक्विड, और ये क्या है गैस। समझिएगा, पहले लिक्विड ला समझ लेते हैं हम लोग। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कढ़ाई जब चढ़ाते हैं, तेल डालते हैं, जब हम लोग उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑयल जो है उसका विस्कोसिटी कम हो जाता है। उसके बाद अब कढ़ाई को ऐसे ऐसे हिला के देखिएगा, उसका जो मोशन होगा थोड़ा फास्ट हो जाएगा।
क्योंकि अब जो लेयर के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कम हो गया है। ठीक है, ये चीज़ आप फील कर सकते हैं कि लिक्विड को जब गर्म किया जाता है तो उसमें जो गुण आ जाता है विस्कोसिटी का वो कम हो जाता है। वो कैसे फील होगा, जब आप वो प्रैक्टिकल करके देखिएगा। क्यों, क्या होता है कि लिक्विड का जो ये पार्टिकल होता है, इसके अंदर जो मटेरियल का जो पार्टिकल है वो जो बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, वो बॉन्ड थोड़ा सा क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और दूर दूर चला जाता है। तो जब दूर दूर चला जाता है तो एक दूसरे के ऊपर पकड़ के नहीं रखता है, सीधे मूव कर जाता है। तो विस्कोसिटी क्या हो गया, यहाँ पे आपका विस्कोसिटी डिक्रीज कर गया। किस में, लिक्विड में। अब आपका बात चल रहा होगा सर गैस में क्या होता है। यहाँ पर भी तो हमको वैसा ही लग रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो विस्कोसिटी क्या हो गया, यहाँ पर भी हमको लग रहा है डिक्रीज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो समझिएगा। गैस में क्या है कि गैस में जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी होता है। ये पहले से रेंडमली मोशन कर रहा होता है, ऐसे 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 रेंडमली ऐसे ऐसे मोशन कर रहा होता है। अब आप अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो और बढ़ गया। अब अगर यहां से गैस को बाहर निकलना था, इस कंटेनर से अगर बाहर निकलना है तो मान लिया जाए 100 कोलिजन के बाद निकला, 100 बार टकराया और निकल गया। तो जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ा दिए आप इसका, तो ये 100 बार कोलिजन नहीं करेगा, ये 1000 बार कोलिजन करके बाहर निकलेगा। तो जब 1000 बार कोलिजन करके निकलेगा तो टाइम तो लग जाएगा वहां पे, विस्कोसिटी तो समझ में आ जाएगा, है ना। विस्कोसिटी जो है वो तो बढ़ गया। बात आया समझ में, ठीक है। तो ये पॉइंट को आपको समझना है, ठीक है। अभी देखिए वीडियो हम बहुत लंबा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हिंट्स कर चुके हैं कि आखिर इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है। हाँ, अगर ऐसा पूछ दिया कि लिक्विड और गैस में विस्कोसिटी किसका है, तो फिर जवाब देना आपको लिक्विड का, कि लिक्विड का विस्कोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गैस। लेकिन यहाँ बात हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। अगर मान लेते हैं लिक्विड का टेम्परेचर विस्कोसिटी 20 है तो नो डाउट आप गैस का 5 लेके चल सकते हैं। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर जैसे बढ़ाइएगा तो 20 से ये आ जाएगा 18 पे, और ये आ जाएगा 5 से 6 पे। तो देखिए इंक्रीज किया यहाँ पे और यहाँ क्या किया, डिक्रीज किया। सवाल ये हमसे पूछ रहा है, सवाल में ये नहीं पूछ रहा था कि लिक्विड में ज्यादा होगा कि गैस में ज्यादा होगा। अगर ऐसा कुछ पूछता तो हम लोग बोल देते हैं कि लिक्विड में ज्यादा होता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या सीखें कि टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड का जो आपका विस्कोसिटी है वो कम होगा। तो लिक्विड का डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वाटर कैन राइज अप टू द हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब। इफ द ट्यूब इज कट टू हाफ इट्स साइज द वाटर इन द ट्यूब विल। ठीक है, देखिए सबसे पहले ना आपको यहाँ क्या समझना होगा कि आखिर ये होता क्या है, कैपिलरी ट्यूब होता क्या है, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, मान लिया जाए ये एक बर्तन है जिसमें हम लोग लिक्विड भरे हुए हैं, ऐसे लिक्विड भरे हुए हैं, ठीक है। 2 बर्तन ले लेते हैं, चलिए बर्तन का कमी तो है नहीं, तो 2 बर्तन ले लिए, इधर ले लिए एक और। अब एक हम ट्यूब लेते हैं ग्लास का, इस तरह से एक ट्यूब लेते हैं जिसका जो लेंथ है वो ले लेते हैं हम लोग 4 सेंटीमीटर, और एक और ट्यूब लेते हैं जो आधा लेंथ का लेते हैं इससे ऐसे, ठीक है, 4 की जगह 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब इस ट्यूब को इसमें हम लोग डुबाएंगे तो होता क्या है, देखा ये जाता है कि ये जो लिक्विड है वो ऊपर चला जाता है इस तरह से ऊपर, ठीक है। तो ये जो ट्यूब इसमें डूब रहा है इसी को कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। बात आ रही समझ में। अब बोल रहा है कि ये जो 4 सेंटीमीटर का ट्यूब है, कितना का, 4 सेंटीमीटर का, उसको अगर हम 2 सेंटीमीटर कर दें, आधा कर दें तो क्या होगा। अरे ये आधा करेंगे तो ये होगा कि ये जो ऊपर गया था यहाँ ज्यादा ऊपर, वो थोड़ा सा कम जाएगा। मतलब ये नहीं कि बाहर आ जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखा है नोट ओवरफ्लो, ओवरफ्लो नहीं होगा। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 में क्या बोल रहा है, 27 में बोल रहा है कि अगर एक सर्कुलर पिलर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ये हमारा
ठीक है। और मास दिया, वेट जो दिया हुआ है आपका 60 kg दिया है, तो बोल रहा है कि प्रेशर बताओ कितना होगा। तुम ही बताओ, प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। फोर्स का मतलब होता है mg। यहाँ पर क्योंकि वेट का बात हो रहा है तो mg ले लेंगे, और एरिया ए हो गया। बोलो m का वैल्यू यहाँ से 60 kg, ठीक है। ए जी का वैल्यू 9.8 लेंगे, 10 नहीं लेंगे क्योंकि 9.8 से यहाँ पर है ऑप्शन, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू मिल जाओ एक बार, ये हो गया ए का वैल्यू 60 गुना 10⁻⁻3, ठीक है। 60 से 60 कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9.8 गुना, माइनस ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, +3 हो गया। तो आंसर हो गया आपका ये, क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो पास्कल होता है यूनिट, ठीक है। आपको यूनिट भी याद रखना है, प्रेशर का यूनिट या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो पास्कल, ठीक है। तो आंसर कौन हो गया, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, यहाँ लिखा हुआ है व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज, ठीक है। कि 0 से अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं तो वाटर का वॉल्यूम क्या होगा। इस बात को आपको समझना और ढंग से समझना है, ठीक है। मेरा ने अभी क्या हुआ था, हम वीडियो बना दिए थे 36 क्वेश्चन तक, और मेरा मोबाइले रुक गया था, ठीक है। इसमें टेंशन हो जाता है, बहुत मेहनत लगता है बाबू। तो देख लेते हैं, अभी चल रहा है, ठीक है। बड़ा तकलीफ है जी ज़िंदगी में, तुम्हारे पास नहीं, सभी के पास है ना। चलो तो यहाँ पे देखते हैं क्या, अब हम एक क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे थोड़ा सा, है ना। देखो 0 डिग्री सेल्सियस टू कितना गया, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो बोल रहा है कि वाटर का वॉल्यूम क्या होगा। यार एक बात याद रखना यार, कि अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है तो 0 से कहाँ चला गया, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 से कहाँ चला गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको एक बात बता देते हैं, 0 से 4 पर जाएगा ना, 0 से 4 पे जाएगा तो इसका जो डेंसिटी होगा वो इंक्रीज करेगा डेंसिटी। कैसे करेगा वो भी बताएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। और जब 4 डिग्री सेल्सियस पे 100 पे जाएगा तो डिक्रीज करेगा डेंसिटी, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इतना बात मान लेते हैं, आपको याद है, आप समझे हुए हैं। तो यहीं से अगर जज करना हो क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे, तो देखो ऐसे करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। डेंसिटी बढ़ रहा है, 0 से 4 में डेंसिटी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो बी आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि सर ये कैसे, थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। तो बात देखो कैसे, सो आप एक आइस का टुकड़ा लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जो रहता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, पानी जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी ले लो एक गिलास में, और ले आओ बाहर से ड्रिंक, ठीक है। क्या करते होंगे आप लोग, ड्रिंक में जब आइस को डुबाते होंगे तो तैरता होगा कि नहीं। तो तैर क्यों रहा है, जब इसका डेंसिटी कम है तब न, आइस का डेंसिटी कम है पानी से तभी तो तैर रहा है, ठीक है। बात आ रही समझ में, जिसका डेंसिटी कम होता है वो तैरता है। तो यहाँ पर आप देखे हैं कि आइस को जब पानी में डाला जाता है तो वो तैरता है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि 0 से 4 पे जाने पे डेंसिटी क्या होता है, इसका क्या होता है, 0 से 4 पे जाने डेंसिटी बढ़ता है और वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। बात आ रही समझ में। लेकिन 4 के बाद ये डेंसिटी घटने लगता है और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ये पूरी बात को अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम सब समझा देते हैं। देखिए होता रियल में क्या है, सो जो H2O होता है, H2O जब तक लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये दूरी में रहता है, कुछ दूर में रहता है, ऐसे ऐसे दूर में रहता है लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जब इसको हम लोग पास लाते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, इसका टेम्परेचर 0 पे कर देते हैं, ठीक है। जब 0 पे कर दीजिएगा इसका टेम्परेचर, तो ये जो है थोड़ा और पास आ जाता है, ये पार्टिकल जो है वो और पास आ जाता है। और जैसे पास आता है मॉलिक्यूल के बीच में ऐसे जाल बन जाता है, हाइड्रोजन बम बन जाता है, सॉरी हाइड्रोजन है ना, बॉन्ड बन जाता है, बॉम्ब नहीं, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड जाल टाइप की बन जाता है ऐसे। ये अब सॉलिड हो चुका है, सॉलिड में आ गया है, ये बर्फ बन चुका है, बर्फ, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस का कहानी है। लेकिन जैसे इसको 4 डिग्री सेल्सियस पे ले जाइएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जो बॉन्ड बना है वो टूट जाएगा, ये बॉन्ड जो है वो टूटने लगेगा। और ये जो इतना जगह घेरा
बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा कि ये जगह घेरा हुआ है वो क्या करेगा, ये सारा जब बॉन्ड टूट जाएगा, ये जो बॉन्ड यहाँ बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड वो जैसे टूटेगा तो ये जो जगह जितना घेरा है उससे कम जगह लेगा फिर, है ना, प्लास्टिक के जैसा। इस तरह से ये जगह क्या कर लेगा, कम कर लेगा। प्लास्टिक कैसे होता है, प्लास्टिक को अगर आप जलाते हैं, ठीक है, तो प्लास्टिक जलने के बाद कैसे हो जाता है, कम जगह लेता है ना, उस तरह से कम जगह लेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। बात आ रही समझ में। तो ये होता है इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम एंड एरिया एक्सपेंशन। इसको समझिएगा अच्छा से, ठीक है, इसको समझिएगा। देखिए होता क्या है, जब किसी रॉड में हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रॉड का जो लेंथ होता है वो इंक्रीज हो जाता है। वहां पे एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, उस फॉर्मूला में जो कोफिशिएंट आता है उसको कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। उसी तरह से अगर कोई प्लेट है, एरिया है ना, और उसमें अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे थाली है, थाली में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो एरिया है वो फैलेगा। तो वहां पर भी एक फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, तो वो फॉर्मूला में जो कोफिशिएंट आता है उस कोफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं बीटा। ठीक है, वो हो गया क्या, बीटा। अब तीसरा जो होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर कोई वॉल्यूम है, क्यूब है, और उसमें क्या किए, टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका जो वॉल्यूम है इंक्रीज कर गया। तो इंक्रीज करेंगे तो वहां पर जो कोफिशिएंट आता है उसको कहते हैं गामा। अल्फा, बीटा और एक गामा। अब ये जो तीनों का रेशियो होता है वो होता है 1:2:3, ऐसे होता है। तो बस इसी से आपको जवाब दे देना है। पहले क्या बोला है, ये हो गया लीनियर एक्सपेंशन, ये हो गया आपका एरियल एक्सपेंशन, ये हो गया वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो लीनियर का 1 और एरियल का 2 और वॉल्यूम का 3। हमसे पूछा क्या है, पहले लीनियर फिर वॉल्यूम और फिर एरिया पूछा है। पहले लीनियर फिर आपका वॉल्यूम और फिर आपका एरियल। तो क्या हो जाएगा 1, 3, 2। ये हो गया आपका आंसर 1, 3, 2, 1, 3, 2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप पढ़िए 30 क्वेश्चन है ना। द जेरोथ्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू द कंसेप्ट ऑफ। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको समझाते हैं कि आखिर जेरोथ्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। ठीक है, जेरोथ्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आखिर होता क्या है। देखिए अकॉर्डिंग टू जेरोथ्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, ये इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताते हैं। ये लॉ में हमको थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में समझ में आता है। पहले तो आपको ये समझना कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखिए मान लिया जाए दो लड़का है, ए और बी, ठीक है, ये दो बॉडी है ए और बी। ए का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और बी का भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो गया तो दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, एक अगर 50 पे दूसरा भी 50 पे तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गया। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि P एक बॉडी है, एक आपका Q बॉडी है। यहाँ पे हो गया आपका 10 डिग्री सेल्सियस, ये भी है 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हीट जो है वो इधर कोई फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन दोनों किस में आ गया है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। सिंपल बात, अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बताया गया है, जेरोथ्स लॉ में क्या बताया गया है कि अगर एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है और तीसरा बॉडी सी है, तो इसमें यह बोला गया कि अगर ए बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी जो है, ए जो है वो फिर बी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब तीनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। कहने का मतलब कि अगर सोचिए कि ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ये का इसका है, ए का है 20 डिग्री सेल्सियस, तो सी का भी कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। बात आ रही समझ में। ठीक है, अब बोलता है कि ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का टेम्परेचर सेम ले लिए। अब बोलता है कि ए अगर बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाता है, यहां पर भी अगर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो आपस में तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये तो बात सही है।
ए पहले सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में था और ए फिर किसके साथ हो गया, बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। तो इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम। यही क्या है, ये जो पॉइंट अभी बताएं ये है जेरोथ्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये किस पे काम करता है, किस कंसेप्ट पे, तो वो टेम्परेचर पे। किस पे, टेम्परेचर पे, कि तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आंसर कौन हो गया आपका, डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, आप देख रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिस्क्राइब मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो फॉर्मूला है, देखो बाबू हमको जाना पड़ता है पीछे, वो कैमरा ने बंद हो जा रहा है। ठीक है, इसके वजह से थोड़ा तकलीफ है ना। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिस्क्राइब मेयर्स फॉर्मूला, तो ये हमने कुछ इसमें बता नहीं सकते हैं, आपको सीधे याद रखना है। ठीक है, मेयर्स फॉर्मूला है ना, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसमें, ऐसा नहीं कि अब इसको हम अभी प्रूफ करें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए जहां जरूरत होगा हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे, अगर मेरा मोबाइल साथ दिया तो। ठीक है, ये मोबाइल ने मेरा धोखा दे रहा है, चेंज का उठा फेंक देंगे इसको, मोबाइल को नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हो गया बाबू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, वो हम लोग को समझना है। देखिए होता क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि अगर किसी भी बर्तन में मान लिया जाए लिक्विड है, ऐसे लिक्विड है, ठीक है, ऐसे लिक्विड है, आप सोचिए कि जब आप किसी बर्तन को हीट देते हैं ऐसे, जिसमें पहले से लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पे लग गया पिस्टन, ऐसे लगा दिए पिस्टन जो मूवेबल है, ये पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो होता क्या, रियलिटी में होता क्या, वो पहले हम लोग समझते हैं। जब भी किसी सिस्टम को हम लोग हीट देते हैं, जब भी किसी सिस्टम को क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है, पहले इसमें जो लिक्विड है उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। किसी भी सिस्टम को आप हीट दीजिए, अगर इस सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं तो क्या सोचिए, आप खुद सोचिए, पहले पानी गर्म होगा, पहले क्या होगा, पानी गर्म होगा, तो पानी गर्म हो रहा है मतलब वही इंटरनल एनर्जी उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पहले तो वो एनर्जी को इंक्रीज करता है, इंटरनल एनर्जी को। उसके बाद अगर तुम देते चला गया पानी, तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो ऊपर जाने लगेगा, पिस्टन धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर जाने लगेगा, और ये वर्क डन हुआ। ठीक है, कि जो एनर्जी बच जाता है उससे क्या करता है, ये वर्क डन करता है। बात आ रही समझ में। तो ये इक्वेशन ही तुम्हारा जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोला जाता है कि अगर हम किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं, हीट अगर देते हैं, तो सबसे पहले वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है। उसके बाद का जो एनर्जी बच जाता है, अगर तुम और दे रहे हो तो वो फिर वर्क डन करने लगता है। यही कहना, यही पॉइंट कहता कौन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा इक्वेशन जो बन रहा है Q इक्वल टू यू प्लस डब्लू। अब समझना बबलू, W इक्वल टू फॉर्मूला होता है PdV, है ना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो जहां W है वहां क्या लिखेंगे हम लोग, U प्लस प्रेशर गुना वॉल्यूम। अब चूंकि यहाँ पे सब ये जो मेन इक्वेशन यही हो गया, लेकिन अगर आप डेल्टा लगाना चाहते हैं तो डेल्टा Q डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये लिख सकते हैं आप इक्वेशन को, या तो डेल्टा के जगह dd लिख सकते हैं, dq इक्वल टू du प्लस PdV, ये भी लिख सकते हैं। ये सारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कहाँ मिल रहा है आपको, ए में देखिए dq इक्वल टू du प्लस PdV। ये गलत क्यों है, ये भी लग रहा है सेम जैसा, लेकिन यहाँ पता है गुना में है, प्लस रहता तो सही होता, जो ऊपर में आपको मिल रहा है प्लस में। ठीक है, अब पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, बहुत जल्द ये सेटअप पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। ये हो गया आपका 30 है ना, 33 क्वेश्चन जो हो क्या बोलता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल इज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल इज। देखो काइनेटिक एनर्जी का बाबू फॉर्मूला होता है, इसमें ज्यादा सोचो मत। काइनेटिक एनर्जी जो होता है गैस का, वो टी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर का। तो इसमें हम कुछ बताएंगे नहीं, तो सीधे आंसर क्या है, बी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बात आ रही समझ में। ठीक है, फॉर्मूला सीधे याद रखोगे काम बन जाएगा।
ठीक है। अब फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर सकते, जहाँ समझाने वाली बात है वहाँ समझाएंगे। जैसे देखो ये भी पॉइंट कुछ खास है नहीं, यहाँ बोल रहा है कि एक गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस, कि गैस आइडियल गैस की तरह किस कंडीशन में बिहेव करता है। तो याद रखो बाबू, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये कंसेप्ट है, ये थ्योरी में लाइन लिखा जाएगा, समझाया जाएगा, तो इसमें क्या एक्सप्लेन करना है ना। कोई भी गैस जब लो प्रेशर पे आता है और हाई टेम्परेचर पे जाता है, तो उस केस में जो गैस है वो किस तरह से बिहेव करने लगता है, आइडियल गैस की तरह। रियलिटी आपको ये बता दें कि लाइफ में, दुनिया में कोई भी आइडियल गैस ऐसा नहीं है जो एग्जिस्ट करता है। जिसका गुण लमसम वैसा मिलता है वो आइडियल कहलाता है, ठीक है। जिसमें सब लगभग पॉजिटिव है वो आइडियल कहलाता है। रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको यही जवाब देना है कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड, है ना। अगर इस कंडीशन पे कोई गैस को ले आते हैं तो वो क्या बन जाएगा, आइडियल गैस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ढंग का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने के पहले हम एक बार मोबाइल को देखेंगे कि कहीं वो बंद तो नहीं हो गया है कि नहीं, नहीं बंद हुआ है। चलो भगवान करे ना बंद हो, बंद नहीं हो गया यारा, चलो हाँ चल रहा है बाबू, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। देखो होता क्या है इस क्वेश्चन में, होता क्या है कि सबसे पहले समझना है सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। सबसे पहले आपको यही बात समझना है। तो देखो इसके पहले आप थोड़ा सा ना ओसिलेशन समझो। ओसिलेशन क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रिंग से एम मास को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो क्या होगा, बॉल यहाँ जाएगा, फिर बॉल यहाँ जाएगा, इस तरह से सिस्टम ओसिलेट करेगा। ये कहलाता है ओसिलेशन। मतलब मीन पोजीशन से, इसको मीन पोजीशन कहते हैं, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, ये भी आपका एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। तो अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे, मीन पोजीशन से पीछे ओसिलेट कर रहा है इस तरह से, तो ये कहलाता है ओसिलेशन, नॉट एसएचएम। ये सिर्फ ओसिलेशन हुआ। अब एसएचएम किसे कहते हैं, तो अगर ओसिलेशन में कुछ स्पेशल कंडीशन अगर लागू हो जाता है तो वो कहलाता है एसएचएम। कैसे कि अगर इस ओसिलेशन में एक्सेलरेशन अगर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के साथ, तो फिर ये कहलाने लगेगा एसएचएम। जो ओसिलेशन है वही कहलाने लगेगा एसएचएम। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के साथ होना चाहिए। अगर ये हो गया तो समझ जाइए कि ओसिलेशन कहाँ चला गया है, एसएचएम में। वो एसएचएम इसको हम बोल सकते हैं। एक बात और बता दें कि सभी एसएचएम, ठीक है, ओसिलेशन कहलाएगा, सभी एसएचएम ओसिलेशन कहलाएगा, लेकिन ओसिलेशन को हम एसएचएम नहीं कर सकते हैं। ऐसे ओसिलेशन को हम एसएचएम नहीं कर सकते हैं। बात आ रही समझ में। जैसे देश के प्रधानमंत्री को हम लोग देश के नागरिक बोल सकते हैं, लेकिन देश के सभी नागरिक को प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते हैं। बस यही है, प्रधानमंत्री मतलब एसएचएम, है ना, और नागरिक मतलब ओसिलेशन। क्लियर है। चलिए बहुत ढंग से बता दिए। अब इसको हम थोड़ा प्रूफ करते हैं कि इसमें से कौन इक्वेशन है जो एसएचएम को प्रूफ कर रहा है। तो सुनो, कंडीशन मेरा यही बच्चा, y इक्वल टू x इक्वल टू a इक्वल टू माइनस वाई होना चाहिए, ऐसा एक आना चाहिए, है ना। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y का इक्वेशन हम उठा रहे हैं, इसमें से किसी को भी y मान सकते हैं और प्रूफ करके इतना लाना होगा, ठीक है। तो हम लोग d को उठाते हैं। अब तुम सोच रहा होगा कि सर आप d को क्यों उठा रहे हैं, मत सोचो, हम पहले सॉल्व करके देख चुके हैं कि यही आता है, तो इसी को उठा लिए, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी हो गया y का वैल्यू। अब बताइए एक्सेलरेशन हमको लाना है, तो पहले y को डिफरेंशिएट कर वेलोसिटी लाएंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी लाएंगे, और अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर क्या आता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। वहां तक जाना हमको, तो क्या करेंगे, v लाने के लिए लिखेंगे dy बटा dt। अब बोलो इसको डिफरेंशिएट करो, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो प्लस हो जाएगा माइनस साइन, है ना, ओमेगा टी और फिर गुना में ओमेगा, ये हो गया। ये आ गया वेलोसिटी का इक्वेशन। अब यहाँ पे पता है ओमेगा ओमेगा है ना, कॉमन ले सकते हैं, तो ओमेगा ले लेते हैं बाहर, आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, फिर हो जाएगा प्लस साइन ओमेगा टी,
ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आ गया वेलोसिटी का इक्वेशन। अब हमको लाना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बटा डी डी, हाँ डी वी बटा डी टी, है कि नहीं। अब डिफरेंशिएट करो, ओमेगा को रहने दो, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा बोलो तो। कॉस का क्या होता है, कॉस का हो जाता है बाबू माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ओमेगा टी का ओमेगा प्लस प्लस साइन का क्या होता है कॉस, कॉस ओमेगा टी गुना ओमेगा, ठीक है। देखो ओमेगा ओमेगा फिर दो बार आ गया, ले लो बाहर, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा माइनस साइन ओमेगा टी फिर प्लस कॉस ओमेगा टी। अब क्या करेंगे हम, जबरदस्ती अपना मर्जी से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 कॉमन लिए है, ठीक है। यहाँ ओमेगा स्क्वायर था तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया, यहाँ हो गया प्लस साइन ओमेगा टी, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। बोलो इसे क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। तो ये इक्वल टू हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। आप इस इक्वेशन को बहुत ही मोहब्बत से देखिए तो ए आ जाएगा, ए इक्वल टू माइनस वाई। बोल का लिया, क्या सही है या गलत है, ए इक्वल टू माइनस वाई आया कि नहीं आया, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्या कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ माइनस वाई आ गया, यही कंडीशन है जो एसएचएम को बताता है। तो डी इसका सही आंसर है। बाकी आप खुद से देख सकते हैं, ट्राई करके आप खुद से देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं भाव, वीडियो बंद नहीं हुआ है, खुशी की बात यही है, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकता मेरे लिए भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये चाइल्ड स्विमिंग ऑन अ, हाँ बहुत मस्त है। देखो ज़्यादा अंग्रेजी अगर फंसा रहा है तुमको तो अंग्रेजी को करो, सॉरी अंग्रेजी को करो नीचे और पढ़ो हिंदी। बैठकर झूला झूल रहा एक बच्चा खड़ा हो जाता है, तब झूले की आवर्त काल में होगी, ठीक है। बड़ा मजा आ गया, अब अंग्रेजी पढ़ो तो मजा आएगा। अरे एक लड़का बैठा हुआ था, फिर लड़का ने खड़ा हो गया, तो बताइए उसका टेम्परेचर क्या हो, सॉरी टाइम पीरियड क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये हो गया झूला, बनाते हैं पहले झूला, ये बना दिए झूला और झूला पे एक लड़का को हम बैठा दिए, ये ऐसे बैठ गया एकदम गधा जैसा, देखो बैठ गया है, ठीक है। अब ये झूला झूल रहा है, ऐसे झूला झूल रहा है, ठीक है। तो यहाँ टाइम पीरियड पूछ रहा है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी, ये होता है फॉर्मूला। 2 पाई तो चेंज नहीं कर सकते अपने, जी भी चेंज नहीं कर सकते, कहानी सब एल पे टिका हुआ है। एल अगर बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, एल अगर घटेगा तो टी घटेगा। तो चलो एल जज कर लेते हैं। देखो एल क्या होता है कि जहां रस्सी बंधा हुआ है वहां से लेके जो भी बॉडी लटका हुआ है उसके सेंटर ऑफ मास से लेंथ को लेना है। और सेंटर ऑफ मास का बात अगर बता दें तो जो इंसान का सेंटर ऑफ मास होता है वो नाभिक होता है, नाभिक से। तो इस लड़का जब बैठेगा तो नाभिक से लेना है लेंथ को, ये हो गया L1, ठीक है। एक बात अभी जो बता रहे हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको देख लो। जैसे मान लो एक बॉडी है, इस यहाँ पे एक शेप ऐसे ऐसे करके इस तरह को बॉल को हम ऐसे ऐसे झूला झूला रहे हैं, तो हम निकालेंगे इसका टाइम पीरियड। तो कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंथ कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट, या इस पॉइंट से इस पॉइंट किनारे तक लेंगे। आपको बता दें ना यहाँ से ना यहाँ से, आपको लेना है सेंटर ऑफ मास से, COM से लेना है। मतलब कि बॉडी को जहां से आप इक्विलिब्रियम पे कर लेते हैं वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है तो करना कुछ नहीं है, उस बॉडी को क्या करो, सुई के नोक पे रख दो, बॉडी को उठाओ और सुई के नोक पे रखो, कहाँ रह रहा है कहाँ रह रहा है, जहां से रह गया वही पॉइंट उसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इंसान का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो नाभिक होता है, ठीक है। तो ये अगर बॉडी का हम लेना चाहते हैं लेंथ, तो लेंथ कहाँ से लेंगे, इस पॉइंट से लेके इसका सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। चलो तो ये होता है लेंथ। अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखो बाबू, जब लड़का बैठा हुआ रहेगा तो यहाँ से लेंथ ये कहलाएगा, लेकिन सोचो लड़का ने बदमाशी किया, ठीक है, और खड़ा हो गया। मेला वगैरह में होता है लड़का लोग झूला झूलते हुए खड़ा हो जाएगा ऐसे, है ना। तो मान लो लड़का ऐसे हो गया खड़ा, अब इसका नाभिक पहुंच गया यहाँ, तो ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया L2, ये है L1। तो लड़का जब खड़ा होगा तो नाभिक ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट होने का मतलब है कि L2 का वैल्यू कम हो जाएगा L1 से, L2 का वैल्यू कम हो जाएगा L1 से। अब बोलो लेंथ अगर कम हो गया, लेंथ अगर कम हो गया तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बोलो बात आए समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
कि क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया ही होगा। 37 एक बार क्वेश्चन आप पढ़िए, हम मोबाइल को देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक स्प्रिंग है, इलास्टिक एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है ना। ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 किलोमीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज v। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 किलोमीटर देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट विल बी। देखिए कहना कुछ नहीं यार, देखो बात ये बोल रहा है ना, अगर तुम समझना चाहोगे बहुत आसानी से समझ जाओगे कि एक स्प्रिंग था बेचारा, इसको ऐसे फिक्स करके रखा गया था, इसको ऐसे ऐसे, ये स्प्रिंग तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ब्लॉक को, है ना, नॉर्मल कंडीशन में स्प्रिंग जब रहता है, नॉर्मल कंडीशन में मतलब हम इसको न खींचे न कुछ किए, सीधे लाए ऐसे करके ऐसे लटका दिए हैं। कोई पूछेगा एनर्जी कितना, तो 0, एनर्जी कितना 0। लेकिन जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, स्प्रिंग को यहाँ ऐसे, इलास्टिक यहाँ बोल रहा है ना, देखो स्प्रिंग लिखा है, ठीक है। तो जैसे स्प्रिंग को आप एक्सटेंड कीजिएगा, ऐसे एक्सटेंड कर दिए, और कितना एक्सटेंड कर दिए, 2 मीटर एक्सटेंड, 2 किलोमीटर ना, तो इतना घनचक्कर क्वेश्चन है, 2 किलोमीटर कौन एक्सटेंड करेगा यार, ये तो सवाल है, इसलिए इज्जत बच गया इसका, ठीक है। 2 किलोमीटर कौन एक्सटेंड करेगा, बात आ रही समझ में, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। 2 किलोमीटर 2 मीटर होना चाहिए, कोई बात नहीं है, जो क्वेश्चन है उसी को बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो 2 किलोमीटर हम लोग स्प्रिंग को जब एक्सटेंड करते हैं, तो देखिए जब स्प्रिंग को एक्सटेंड कीजिएगा तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा। कैसे, जैसे आप छोड़िएगा तो वो काम करेगा। अगर इस ब्लॉक में हम लटका के खींच दिए 2 किलोमीटर तक, जैसे छोड़ेंगे तो ब्लॉक को सनाक से खींच लेगा, इसका मतलब इसमें एनर्जी स्टोर हो गया था। अब यहाँ देखो, इस नॉर्मल केस में यहाँ पे ब्लॉक को अगर हम लटकाएंगे, यहाँ कोई ब्लॉक को लटकाएंगे तो क्या ब्लॉक इधर कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, जहाँ पे ब्लॉक को छोड़ेंगे वहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी 0 है। लेकिन जब इसको एक्सटेंड कर दिए हम लोग, ये 2 किलोमीटर तक ले गया, छोड़ दिया, भवाक से आएगा, ठीक है, तो एनर्जी यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, भी एनर्जी स्टोर हो रहा है, इसका कहना है कि भी एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो अगर हम इसको, है ना, कितना खींच देते हैं, 10 किलोमीटर यहाँ तक खींच दें तो बड़ा कांड हो जाएगा यार। 10 किलोमीटर तक हम इसको खींच दिए, 10 किलोमीटर तक खींच दिए, तो बोलो एनर्जी जो होगा वो और ज़्यादा ने इसमें स्टोर हो जाएगा। स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचेंगे छोड़ेंगे तो एक झटका देगा, लेकिन ज़्यादा जोर से अगर खींचेंगे और छोड़ेंगे ज़्यादा नहीं झटका देगा, इसका मतलब इसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो पहले तो ये ऑप्शन गलत हो गया, v/25 मतलब कम बोल रहा है, कम कैसे होगा, v से तो ज़्यादा ही होगा, 2 किलोमीटर में v है तो 10 किलोमीटर में v से तो ज़्यादा ही नहीं होगा, तो a गलत b गलत। अब जज हमको करना है c और d में, तो कैसे जज करेंगे उस बात को समझिएगा। देखो करना क्या है यहाँ पे, ठीक है, करना कुछ नहीं है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो पहले 1 इधर लिख देते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 2 इधर लिख देते हैं। दोनों का फॉर्मूला हाफ के x1 का स्क्वायर हाफ के x2 का स्क्वायर। देखो बाबू, हाफ के से हाफ के कट गया, वो स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। जब स्प्रिंग तुम खरीदोगे तो उस बॉक्स में लिखा रहेगा स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, वो सवाल में दिया रहेगा हमेशा। अगर इसका यूज होता तो यहाँ दिया रहता, कट रहा था इसलिए नहीं दिया है, ठीक है। अब बोलो यहाँ क्या बोल रहा है, 1 कितना है, भी है, ठीक है, हमको 2 निकालना है, E2 निकालना है, ठीक है। x1 का वैल्यू कितना था, 2 किलोमीटर था, 2 का कर देंगे स्क्वायर, इधर है कितना 10 किलोमीटर था, 10 का कर देंगे स्क्वायर, तो 4 बटा हो जाएगा 100, काट देंगे तो हो जाएगा 1/25। क्या, अब v गुना 25 और E2 गुना 1, इसका मतलब E2 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया तुम्हारा 25 v। देखो ज़्यादा आया कि नहीं आया, हम तो पहले जान गए थे ज़्यादा आएगा। अरे ज़्यादा खींचे, ज़्यादा एनर्जी न स्टोर होगा, कम कर देता, 2 किलोमीटर से 1 कर देता तो कम वाला आंसर आता। बात आ रही समझ में, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम पूरा कंप्लीट समझाए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा, आगे बढ़ जाओ। अब थोड़ा सा देख लो क्वेश्चन नंबर, द फिनोमिना ऑफ साउंड प्रोपगेशन इन एयर इज, ठीक है, द फिनोमिना ऑफ, हाँ, द फिनोमिना ऑफ प्रोपगेशन इज एयर इज। देखो बाबू, इसमें ना थोड़ा सा आपको कहानी बताएंगे, न्यूटन बाबा के साथ ने कुछ बात हो गया। क्या हो गया, न्यूटन बाबा पहले आए, साउंड के प्रोपगेशन के बारे में बताएं, ठीक है, न्यूटन द्वारा जो बताया गया था, लैपलेस द्वारा जो बताया गया था, लैपलेस, ठीक है, थोड़ा सा हम लिख ही देते हैं, ठीक है। इसमें ना 2 साइंटिस्ट काम किए हैं, एक न्यूटन काम किए थे और एक लैपलेस काम किए थे, ठीक है।
देखिए हुआ क्या, पहले न्यूटन का कहानी हम आपको बताते हैं। न्यूटन द्वारा ये बताया गया कि जो एयर में साउंड प्रोपागेट करता है, जैसे हम यहाँ पे बोलें, यहाँ पे क्या हुआ, साउंड यहाँ से चलना शुरू किया, या फिर यहाँ पे स्पीकर हम जैसे लगाएं बजाएं, तो यहाँ से जो साउंड प्रोपागेट हो रहा है, साउंड जो आगे बढ़ रहा है, प्रोपागेट करने का मतलब कि साउंड आगे बढ़ना, साउंड जो आगे बढ़ रहा है, यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है वो न्यूटन के द्वारा जो बताया गया था वो बोला गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं तो यहाँ से साउंड प्रोपागेट होके एक दूसरा पॉइंट पे जा रहा है, तो ये बताया गया न्यूटन के द्वारा कि ये एक एसोथर्मल प्रोसेस है। और एसोथर्मल प्रोसेस को मान के न्यूटन ने वेलोसिटी निकाले, साउंड का वेलोसिटी निकाले थे, तो वो निकल के आया 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 280 मीटर पर सेकेंड। फिर इंसान लोग क्या किया, प्रैक्टिकल किया कि देखते हैं 280 मीटर पर सेकेंड है या चेंज हो रहा है। बजाया, डीजे लगा दिया है ना, जा रहा है साउंड, जा रहा है 1 सेकेंड में 330 से पार हो गया, 333 35 40, मतलब 40 30 और 40 के 20 में जा रहा है, 1 सेकेंड में उतना जा रहा है। सोचो न्यूटन बाबा बोले थे 280 और जहाँ कितना रहा था 230 से 330 से 340 के बीच, तो ये कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे थे। तब सारा काम न्यूटन बाबा का किया हुआ है, सारा काम। ठीक है, बस ये लैपलेस आए और बोले कि देखिए आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि ये जो साउंड का जो प्रोपागेशन है वो एसोथर्मल नहीं है, एडियाबैटिक है। और जैसे एडियाबैटिक बोले, एडियाबैटिक का मतलब कि चेंज इन हीट जो होता है वो जीरो होता है ना। जब हम लोग बोलते हैं तो उस समय जो मोलिक्यूल के बीच का जो हीट का जो चेंज होता है वो जीरो होता है। ठीक है, ये होता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक अलग पॉइंट है, वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। बस यहाँ लैपलेस बोले कि आप जो ये एसोथर्मल ले रहे हैं ना, उसको आपको एडियाबैटिक लेना है। और जैसे एडियाबैटिक लिया गया, ठीक है, सारा इक्वेशन किनका था, न्यूटन बाबा का। जैसे एडियाबैटिक सिर्फ किया गया, रिजल्ट आ गया 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कहलाने लगा, उसी दिन से कहलाने लगा लैपलेस करेक्शन नाम के टॉपिक है, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। लैपलेस करेक्शन, लैपलेस करेक्शन में बस ये बोला जाता है कि न्यूटन बाबा द्वारा बोला गया बात ये था कि साउंड जो प्रोपागेट करता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, जबकि लैपलेस ने ये बोले कि जो ये होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। और जब एडियाबैटिक लिया गया तो रिजल्ट सेम आया जिस तरह के प्रैक्टिकली आ रहा था, तो सही हो गया। कौन सा लैपलेस करेक्शन सही हो गया, लैपलेस के द्वारा जो बोला गया वो सही हो गया। बात आया समझ में? तो आंसर कौन हो गया, ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है साउंड का प्रोपागेशन। बोलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अरे यार क्वेश्चन नंबर हो गया बाबू 39। चलो मोबाइल बंद ना हुआ होगा, मेरे लिए यही सही है, नहीं हुआ है। ठीक है, बस देखो बाबू इसमें क्या है, तनीविडोर, देखो यहाँ पे ना इन स्ट्रेच स्ट्रिंग है ना, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, है ना, एंड थर्ड हार्मोनिक। देखो बाबू अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच है, स्ट्रिंग अगर इस तरह से स्ट्रेच होता है तो यहाँ पे हार्मोनिक बनता है इस तरह से, है ना, इस तरह से, ऐसे, ये फर्स्ट ऐसे हो गया, सेकेंड ऐसे होता है। ठीक है, ये आपको डिटेल में आपको मिल जाएगा जब आप ढंग से पूरा सिलेबस को पढ़िएगा, तो ये इस तरह से होता है। तो याद रखिएगा यहाँ जो फर्स्ट हार्मोनिक का सीधे रिजल्ट है जब कंप्लीट हुआ रहता है ना, कंप्लीट अगर आप पढ़े होंगे तो ये जो फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला जो आएगा, फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड हार्मोनिक, ये रेशियो जो होता है वो यहाँ ये होता है आपका 1 2 3 का। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन चेंज कर देगा, इन अगर स्ट्रिंग लिखा है, स्ट्रिंग अगर लिखा है तो ये आंसर होगा 1 2 3। और अगर ऑर्गन पाइप लिखा है, ऑर्गन पाइप जो होता है वो अगर लिख दिया तो उसके लिए आंसर ए याद रखना। अभी आंसर तुम्हारा सी है, लेकिन अगर यहाँ पे इन स्ट्रिंग के जगह ऑर्गन पाइप लिख दिया, अगर ऑर्गन पाइप अगर लिख दिया तो आंसर देना है 135। ठीक है, स्ट्रिंग है तो क्या बोलेंगे 1 2 3, ऑर्गन पाइप है तो 135। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग वाला दे दिया है तुम्हारा मॉडल सेट में, हो सकता है क्वेश्चन में ऑर्गन पाइप दे देगा और तुम रट के जाएगा कि अरे फ्रीक्वेंसी तो याद है हमको, याद रखे थे 1 2 3, हो जाएगा तुम फ्री, इसलिए क्या टिक लगा देना 135। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आज मिशन मेरा कंप्लीट हो रहा है।
ठीक है, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। और एक बार हम देख लेते हैं कि आपका डिवाइस कंप्लीट है कि नहीं। हाँ, बड़ा मस्त चल रहा है, 2 मिनट और चल रहे हैं, है ना। देखें कुछ नहीं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बात ये बोल रहा है कि कौन ऐसा वेव है जो सॉलिड में भी भागता है, लिक्विड में भी भागता है, गैस में भी भागता है। मतलब तीनों में कौन प्रोपागेट करता है। तो एक बात बता दें आपको, साउंड से शुरू करते हैं। हम लोग जब बोलते हैं तो गैस में नहीं जाता आगे। अगला जो सुन रहा है वो कहाँ से सुन रहा है, जो लाइट जो जा रही है, जो साउंड मेरा जा रहा है वो गैस के द्वारा ही जाता है, अगला सुन लेता है। नेक्स्ट क्या होता है बाबू, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा लिक्विड। नेक्स्ट क्या हो गया, लिक्विड। लिक्विड में क्या साउंड प्रोपागेट नहीं करता है, लिक्विड में भी साउंड प्रोपागेट करता है कि नहीं। तो गैस में भी प्रोपागेट कर गया, लिक्विड में भी कर रहा है, और सॉलिड में भी करता है। नहीं विश्वास है, ठीक है। तो जब ट्रेन का पटरी मतलब ट्रेन जब पटरी पे चल रही है तो मान लिया जाए बहुत दूर में है, उसका साउंड आपको नहीं सुनाई देगा, है ना। ट्रेन बहुत दूर में है, उसको जो हॉर्न नहीं बजा रहा है ना, उसका आवाज आ रहा है, लेकिन आप ट्रेन के पटरी पे ने कान रख के देखिएगा, वैसे करना मत, ठीक है। ऐसे कान रख के देखोगे पक्का सुनाई देगा। नहीं विश्वास है ना, तो घर में होगा लाठी ऐसे पकड़ो, कान ऐसे रखो, ऐसे कान में रखो ऐसे, है ना, और वहां पे टक टक ऐसे मारो ऐसे, तो जो एयर से नहीं आएगा ना साउंड, उससे धाकड़ साउंड आएगा। इससे बात आ रही समझ में। तो साउंड जो होता है वो सॉलिड में भी प्रोपागेट करता है, लिक्विड में भी करता है, गैस में भी करता है। और आपको बता दें कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। साउंड कौन सा वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो डी आपका आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन बी ट्रांसमिट थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आंसर कौन हो गया, डी हो गया। ये रहा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, द एंड, ठीक है। और हम देखें, हम मोबाइल से ना बहुत डरे हुए हैं, ठीक है। अभी हुआ था, कांड हो गया था, ठीक है। नहीं तो और भी अच्छा आराम से एक्सप्लेन करते, तो और भी स्थिर से करते, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देख लेंगे, ठीक है। अभी रेगुलर जाएगा, आज ये वीडियो जा रहा है, उसके बाद कल वीडियो जाएगा, है ना। 20 क्वेश्चन वो क्वेश्चन लाएंगे, 20-25 क्वेश्चन जो हमको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। पिछले साल वाला भी लाएंगे कुछ उसमें मिला के, और कुछ अपनी तरफ से इधर उधर बुक से, ठीक है। तो आपको ना एग्जाम तक लगातार वीडियो को देखना है, आपका तैयारी पक्का कंप्लीट होगा, ठीक है। तो तैयारी कीजिए यार, एग्जाम में नंबर आना नहीं आना अपना बात होता है, वो बात अलग है। आप अच्छा से तैयारी कीजिए, ठीक है, सीखते जाइए पॉइंट को। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है कि हम और आप आज पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है, ठीक है। हम भी आज पढ़ा रहे हैं खुशी से, आप पढ़ रहे हैं खुशी से, बस यही लम्हा है जो जी लो, ठीक है। बाकी क्या आएगा क्या जाएगा वो जब होगा तब विचार करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का जो भी क्या बोलते हैं उसको, व्यवस्था, जो प्रोग्राम बोलो, यहीं तक समाप्त करते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो हम लोग फिर कल मिलेंगे, ठीक है। कल हम लोग नए क्वेश्चन के साथ, नए जुनून, है ना, के साथ मिलेंगे। बात आ रही समझ में। आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, राधे फिजिक्स, ठीक है, राधे फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं। चलिए, थैंक यू।